मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सिस्टर कामरान एजाज। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट्स, और जैसे मैंने वादा किया था लास्ट वीक, आपके सवालों के जवाब भी। अगर आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, और मैं आपकी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब दूँ। इस वीडियो में हमारी बातचीत होगी असाइलम सीकर्स और वर्क परमिशन के ऊपर, जो लेटेस्ट जजमेंट अपने ट्रिब्यूनल ने दी है इसके बारे में। उसके साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा EU नेशनल्स और EU सेटलमेंट स्कीम के बारे में, कि अगर आप 30 जून के बाद अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और हम बात करेंगे ये फैमिली पेमेंट्स के ऊपर भी, काफ़ी कन्फ्यूजन है इसके ऊपर, कि अगर आप 30 जून के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को या अपने स्पाउस को, और अगर आप आउट कंट्री हैं, अगर आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इस पर भी थोड़ी सी बातचीत होगी। और मैं आपको थोड़ी सी रोशनी डालूंगा तो लेटेस्ट कंसेशन होम ऑफिस ने ऐलान किए हैं कोरोना वायरस की वजह से, इसका फ़ायदा आप किस तरह उठा सकते हैं। और वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं दूंगा आपके सवालों के जवाब। शुरू करते हैं अपर ट्राइब्यूनल की डिसीजन के साथ, जहां उन्होंने कंफर्म किया है कि जो होम ऑफिस की पॉलिसी है, जहां वो डिस्कशन नहीं इस्तेमाल करती जब कोई भी असाइलम सीकर रिक्वेस्ट करता है होम ऑफिस को कि हमें काम की इजाज़त दी जाए, वो बिल्कुल गलत है। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता जाऊँ, कि जब भी कोई असाइलम सीकर का एप्लीकेशन 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग होता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है होम ऑफिस से कि मुझे काम की इजाज़त दी जाए। और होम ऑफिस क्या करती थी, या तो आपको वो ग्रांट कर देती थी या आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देती थी। लेकिन जब भी आपको वो फैसला देती थी, अपनी पॉलिसी का जिक्र वो नहीं करती थी। तो पॉलिसी में लिखा हुआ है कि होम ऑफिस डिस्क्रेशन इस्तेमाल कर सकते, मतलब कि अगर कोई असाइलम सीकर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे काम की इजाज़त दी जाए, और रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास कोई स्किल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मुझे कोई भी जॉब की इजाज़त दी जाए, होम ऑफिस का काम है या तो उसको ग्रांट करें या उसको रिफ्यूज़ कर दें। लेकिन जो भी कदम वो उठाती है होम ऑफिस, उनका काम है कि अपनी पॉलिसी का जिक्र ज़रूर करें डिसीजन में। लेकिन होम ऑफिस ये नहीं कर रही थी, और क्लाइंट्स को अक्सर नहीं पता था कि हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपर ट्राइब्यूनल का कहना है, जैसे हाई कोर्ट ने कहा था दिसंबर में, कि जब भी कोई रिक्वेस्ट की जाए होम ऑफिस को अपनी पॉलिसी का जिक्र ज़रूर करना चाहिए। इसलिए अगर आप एक असाइलम सीकर हैं और आप सोच रहे हैं काम की इजाज़त के लिए अप्लाई करने के लिए, इस केस का ज़रूर हवाला दें C6B SSHD, और होम ऑफिस को रिक्वेस्ट करें जी कि मेरे पास कोई स्किल क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे कोई भी जॉब की इजाज़त दी जाए। और होम ऑफिस का फिर काम है कि जब आपको वो ग्रांट करें या आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं, अपनी पॉलिसी का जिक्र ज़रूर करें। अगर वो नहीं करते, आप उनको दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी आपने ये सही तरह कंसिडर नहीं किया, प्लीज़ मेरे केस को दोबारा कंसिडर करें। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद केस है आपके लिए, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अब हम आते हैं अपने अगले मौजू पर, और वो है EU नेशनल्स और EU सेटलमेंट स्कीम। जैसे आपको पता है कि अगर आप एक EU नेशनल हैं या EU नेशनल के डिपेंडेंट, आपने 30 जून से पहले अप्लाई करना है EU सेटलमेंट स्कीम के ऊपर। अगर आप नहीं अप्लाई करते, फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन होम ऑफिस ने पिछले वीक ऐलान किया है कि अगर कोई एप्लीकेंट किसी वजह से अप्लाई नहीं कर सकता, हम उसका एप्लीकेशन 30 जून के बाद भी एक्सेप्ट करेंगे। और उन्होंने मिसाल दी हैं, जैसे कि अगर किसी के पास कोई डिसेबिलिटी थी जिस वजह से वो अप्लाई नहीं कर सके, हम उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। या अगर किसी को पता नहीं था, हम फिर भी उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे 30 जून के बाद भी। या अगर कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस थे जिस वजह से अप्लाई नहीं कर सके 30 जून से पहले, हम आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। और वो मिसाल देते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर किसी एप्लीकेंट के पास पासपोर्ट नहीं था, जो एक्सपायर्ड हो गया था, उस वजह से वो अप्लाई नहीं कर सके, हम उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कामरान भाई ने कह दिया है कि अगर आप एक EU नेशनल हैं या उनके डिपेंडेंट, आप 30 जून के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, हम जब दिल करे अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं है। आप फौरी तौर पर अप्लाई कर लें और अपना स्टेटस रेगुलराइज कर लें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे हमने देखा था, जिन लोगों के पास था इंडेफिनिट स्टिकर उनके पासपोर्ट्स के ऊपर, और फिर एम्प्लॉयज़ ने शुरू कर दिया कि जी हम इस स्टिकर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं।
इसी तरह 30 जून के बाद अगर आप एक EU नेशनल हैं और आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आपका पासपोर्ट यूरोपियन है, होम ऑफिस पासपोर्ट को नहीं मानेगी, आपके आईडी कार्ड को नहीं मानेगी, वो रिक्वेस्ट करेगी कि आप हमें दिखाएँ अपना EU सेटलमेंट स्कीम स्टेटस। इसी तरह अगर आप बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपकी नेशनैलिटी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो कहेंगे कि जी हमें दिखाएँ कि आपके पास स्टेटस है कि अंडर EU सेटलमेंट स्कीम। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फौरी तौर पर अप्लाई कर लें। अगर आप नहीं करते 30 जून के बाद आप धक्के खाएँगे। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता और वो थी EU फैमिली परमिट्स। अक्सर कन्फ्यूजन है इसके ऊपर कि अगर हम 30 जून के बाद अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। आपने शायद देखा होगा गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर वहाँ लिखा हुआ है कि ईए फैमिली परमिट्स क्लोज हो रहे हैं 30 जून को और उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन 30 जून के बाद आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं अंडर EU सेटलमेंट स्कीम परमिट्स। जो ईए फैमिली परमिट्स थे, ये 2016 रेगुलेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पुराना लॉ था। लेकिन जो EU सेटलमेंट स्कीम परमिट्स जो आ रहे हैं 30 जून के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं द न्यू लॉज। इसलिए अगर आप एक EU नेशनल फैमिली मेंबर हैं, जैसे कि स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ और आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, या अपने पेरेंट्स को जो यूरोपियन हैं, आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप 30 जून के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके चिल्ड्रन ओवर 21 है और वो अभी रह रहे हैं ओवरसीज़, वो फिर भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं 30 जून के बाद भी। तो इसका ज़रूर आपने ख्याल रखना है। उसके साथ-साथ एक और एडवाइस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और वो थी कि अगर आप सोच रहे हैं एज़ अ यूरोपियन नेशनल आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं यहाँ परमानेंटली, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि फौरी तौर पर अप्लाई कर लें। क्योंकि 1 जुलाई के बाद आपको साबित करना होगा कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर आप अभी अप्लाई करते हैं, आपको डिपेंडेंसी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपने खाली साबित करना है कि आप और आपके पेरेंट्स रिलेटेड हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गई या कोई और प्रूफ अगर आपके पास है, वो आप साथ लगा सकते हैं और अगर होम ऑफिस सैटिस्फाइड है, वो आपके पेरेंट्स की एप्लीकेशन को ग्रांट कर देंगे। कि 1 जुलाई के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं, आपको साबित करना होगा कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल में। इसलिए आप फौरी तौर पर अप्लाई कर दें। एक और अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, वो थी कोरोना वायरस के ऊपर। होम ऑफिस ने ऐलान किया है कि अगर आपका वीज़ा 30 जून से पहले एक्सपायर हो रहा है और आप वापस नहीं जा सकते, आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम आपको एक्सेप्शन एश्योरेंस ग्रांट कर देंगे। इससे ये होगा कि चाहे आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और आप यहाँ रहते हैं 1 माह, 2 माह और, होम ऑफिस आपको पेनलाइज़ नहीं करेगी जब आप दोबारा अप्लाई करते हैं यूके एंटर होने में। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 30 जून से पहले और आप वापस नहीं जा सकते कोरोना वायरस की वजह से, आप फौरी तौर पर होम ऑफिस को रिक्वेस्ट कर दें कि आपको एक्सेप्शनल इंश्योरेंस दी जाए। इसके ऊपर एक और बातचीत मैं करना चाहूँगा। काफ़ी लोग यहाँ हैं जो रह रहे हैं, जो आए थे पिछले साल, वापस नहीं जा सके और यहाँ वो ओवरस्टे रह रहे हैं। अगर आप यहाँ एंटर हुए थे फ्रॉम 24 जनवरी तो लेके 31 अगस्त 2020 और आप ओवरस्टे हो गए थे, होम ऑफिस का कहना था कि हम आपको पेनलाइज़ नहीं करेंगे, हमने ऑटोमैटिकली उन लोगों को एक्सटेंशन दे दी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एंटर हुआ था लास्ट ईयर जनवरी 2020 में और मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था जून 2020 में, लेकिन मैं वापस गया हूँ 15 अगस्त को और 1 माह तकरीबन 2 माह मैं ओवरस्टे था, होम ऑफिस मुझे पेनलाइज़ नहीं करेगी। जब मैं दोबारा अप्लाई करूँगा विज़िट वीज़े के लिए, जो पीरियड मैंने ओवरस्टे किया था, होम ऑफिस उसको पेनलाइज़ नहीं करेगी और मेरा वीज़ा ग्रांट कर देगी। लेकिन अगर आप 31 अगस्त 2020 के बाद यहाँ रह रहे हैं, होम ऑफिस का ये कहना है कि आप ओवरस्टे हैं और आपको फौरी तौर पर जाना चाहिए बैक टू योर होम कंट्री। अब अगर आप यहाँ रह रहे हैं 31 अगस्त के बाद भी और आप अपना स्टेटस यहाँ रेगुलराइज़ करना चाहते हैं या आप कोई और कैटेगरी में स्विच करना चाहते हैं, मेरी एडवाइस आपसे ये होगी, आप होम ऑफिस से दरख्वास्त करें कि जी मैं वापस नहीं जा सका क्योंकि कोई मजबूरी थी या मुझे कोरोना हो गया था या मुझे लॉन्ग कोविड हो गया था, उस वजह से मैं वापस नहीं जा सका, मुझे एक्सेप्शनल एश्योरेंस दी जाए। और अगर होम ऑफिस आपको 1 माह की, 2 माह की एक्सेप्शन और एश्योरेंस ग्रांट कर देती है, जो पीरियड आपने ओवरस्टे किया था अगस्त 2020 के बाद भी, वो सारा लॉफुल हो जाएगा। इसलिए अगर आप यहाँ रह रहे हैं और आप ओवरस्टे हैं और आप एंटर हुए थे 2020 में, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये थी इस वीक की अपडेट्स, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा।
अब हम आते हैं सवालों के ऊपर जो आपने मुझे भेजे थे कमेंट्स में, फेसबुक के ऊपर, और आपने मुझे ईमेल किए थे। मैंने वादा किया था आपको मैं इनके जवाब दूँगा, और शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ जो सुनील ने भेजा है। Respectable sir/madam, I am an EU national living in the UK and I hold settled status. I would like to ask if I can apply to register my child for a British citizenship. My child is 6 and was born in the UK. I did not have settled status when my child was born. Can I apply to register my child for a British citizenship? If I can, then could you please let me know which application form do I need to fill? I would really appreciate if you can please guide me on this matter. Thank you very much. जी, सुनील जी पूछते हैं कि मेरे पास अब सेटल स्टेटस है और मैं अपने बच्चे के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, नेशनैलिटी अगर मैं कर सकता हूँ या नहीं? जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और आपका बच्चा यहाँ पैदा हुआ था। इसके तहत आप अब बच्चे के लिए नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई करना होगा अंडर फॉर्म MN1 और फॉर्म भर दें, फीस भर दें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बेटे को वो ब्रिटिश नेशनैलिटी ग्रांट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। मैं सिस्टर कामरान एजाज, अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। अगला सवाल है शशक खन्ना से। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। और वो पूछते हैं, हेलो सर, आई एम एन इंडियन सिटीजन। I have Spanish EU family member card, living in Spain with my wife who is a Spanish citizen. She has pre-settled status of UK. We are planning to go to the UK in the second week of June 2021. My wife has work contract in Spain until October 2021. She will come back to Spain in the third week of June 2021 to serve her contract, and I will stay in the UK. Can I stay there and apply for my pre-settled status after she leaves the UK for Spain? If yes, which documents would be needed to get my pre-settled status? Also, can I work in the UK with EUSSFP before getting my pre-settled status? Thank you very much. शशंक जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। और वो पूछते हैं कि जी मैं एक EU सिटीज़न हूँ और मेरे पास स्पेनिश EU रेजिडेंस कार्ड है और मैं और अपनी वाइफ यहाँ एंटर होना चाहते हैं जून 2021 में। अगर मैं उसके साथ एंटर हो सकता हूँ जून में, और बाद में वो वापस चली जाएगी 2-3 हफ्तों के लिए, क्योंकि वो काम करेगी और मैं यहाँ रहूँगा यूके में, और बाद में वो मुझे जॉइन करेगी यूके में। अगर मैं इस तरह अप्लाई कर सकता हूँ EU सेटलमेंट स्कीम के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली आप इस तरह अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप एंटर नहीं हुए थे 31 दिसंबर 2020 से पहले। उससे पहले आप आर्टिकल 10 का फ़ायदा उठा सकते थे और आप अपनी स्पाउस के साथ इकट्ठे एंटर हो सकते थे इनटू द यूके। अगर आप अपनी वाइफ को ज्वाइन करना चाहते हैं यूके में, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगी कि आप स्पेन से अप्लाई करें फॉर EU फैमिली परमिट या EU सेटलमेंट स्कीम परमिट, और जैसे ही वो आपको ग्रांट हो जाए फिर आप और आपकी वाइफ दोनों इकट्ठे एंटर हो सकते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि अगर आपकी वाइफ यहाँ एंटर होती है और 1-2 माह के लिए वापस चली जाती है स्पेन, अगर इससे कोई नुकसान होगा या नहीं? नहीं, ये आप जा सकती हैं आपकी वाइफ, क्योंकि 1 साल में एज़ अ यूरोपियन नेशनल डिपेंडेंट आप 6 माह यूके के बाहर गुजार सकते हैं। लेकिन जो मेन एडवाइस आपके लिए ये है कि आपने अप्लाई करना है फॉर EU फैमिली परमिट या EU सेटलमेंट स्कीम परमिट, और फिर ही आप एंटर हो सकते हैं विद योर वाइफ इन द यूके। अगर याद रखें, अगर कोई यूरोपियन नेशनल यूके में एंटर होता है 31 दिसंबर 2020 के बाद, वो अपना स्टेटस अब रेगुलराइज नहीं कर सकता। चाहे आप 90 डेज यहाँ रह सकते हैं एज अ विजिटर, आप अपना स्टेटस इन कंट्री एज अ विजिटर नहीं रेगुलराइज कर सकते। होम ऑफिस का ये कहना है कि आपने आउट कंट्री अप्लाई करना होगा, इसलिए क्योंकि आप एक डिपेंडेंट हैं, फैमिली मेंबर, चाहे आपके पास है स्पेनिश रेजिडेंस कार्ड, आपने अप्लाई करना होगा EU फैमिली परमिट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जाहिद साहब पूछते हैं, Hi, I want to know something. I am a Spanish citizen and I have applied for my sister from Pakistan and it got rejected 3 times. First and second time it was rejected. First time for getting benefits, and second time they were saying you don't have pay slips, and now I have pay slip for the last few months, but it has been rejected. I haven't got any reply from the Home Office. I paid the fee to them last Monday,
but still didn't get any reply or rejection. My question is, what are the chances if I go in appeal, and what do you suggest if I hand over the case? What's your charges? Thanks in advance. अच्छा, मुझे लगता है कि आप एक स्पेनिश सिटीजन हैं और आपने अप्लाई किया अपनी सिस्टर को स्पॉन्सर करने में पाकिस्तान से, और आप कह रहे हैं कि आपकी सिस्टर आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब अभी आपको जवाब नहीं आया। अब थोड़ी-सी डिले आ रही है इन एप्लीकेशन में, क्योंकि वो लोगों ने अप्लाई किया था 31 दिसंबर 2020 से पहले। अब यहाँ मेन चीज़ आपने साबित करनी होगी कि आपकी सिस्टर आपके ऊपर डिपेंडेंट थी। प्रॉब्लम आती है कि जब आजकल होम ऑफिस कहती है कि जी आपने हमें कंटिन्यूअस डिपेंडेंसी नहीं दिखाई, या आपने हमें नहीं दिखाया कि आप किस तरह अपने स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपने अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हमें साबित सही तरह नहीं किए। अब तो आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, तो उसका तो हम एड्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी सिस्टर की एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, फिर मेरी एडवाइस आपसे यही होगी कि आप अपील करें, क्योंकि इसके बाद आप दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते फ्रेश एप्लीकेशन। पहले क्या होता था, अगर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती थी, मैं क्लाइंट्स को एडवाइस करता था कि जी अपील को रहने दें, इसमें काफ़ी खर्चा है, आप फौरी तौर पर नया एप्लीकेशन सबमिट कर लें। लेकिन अब क्योंकि ये रूट बंद हो गया है, अगर आपकी सिस्टर के एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, आप अपील कर दें, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप उनकी ऑब्जेक्शंस को सैटिस्फाई कर देते हैं, आपकी सिस्टर को वो ग्रांट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। अगले सवाल पर आते हैं जो अख्तर साहब ने भेजा है। अस्सलाम वालेकुम कामरान बदर, आई हैव अ क्वेश्चन। I was coming to UK in 2006 on a visa, but I'm stayed here for 9 years without visa, and I sent an application in 2011 with a European girl, and it was rejected. It was rejected 3 times, and then Home Office sent me a visa in 2015 as a spouse on the 5 and granted me 5 years. I applied for indefinite visa after 5 years, and Home Office granted me indefinite in 2020. Can I apply for nationality after 1 year, or should I wait 5 more years? Please tell me. My name is Muhammad Akhtar from Slough. I have no criminal record. अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आपने मुझे बताया कि आप 2006 में यहाँ यूके एंटर हुए थे, और हम 9 साल यहाँ ओवरस्टेयर थे, और 2015 में आपको वीज़ा ग्रांट किया गया था एज अ स्पाउस ऑफ अ यूरोपियन नेशनल, और 2020 में आपको इंडेफिनिट ग्रांट किया गया है। अगर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। 1 साल के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, जो रूल्स कहते हैं कि 1 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, आपको गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होती है, और वो ये कहती है कि आपके पास 10 साल लगातार वीज़ा होना चाहिए, कि 10 साल के लिए आपने कोई इमिग्रेशन लॉ को ब्रीच नहीं किया। और क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं था 2015 से पहले, अगर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देगी। इसलिए मेरी एडवाइस आपसे होगी कि 2025 में भी आप अप्लाई करें, और फिर मुझे उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको नेशनलिटी ग्रांट कर देगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। अगला सवाल नदीम साहब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान एजाज साहब, आई होप यू आर डूइंग फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। Dear sir, I need to ask your kind advice, please. I'm in the UK since 20 years, but I am in or out 6 times in the UK. But last 12 years, I'm still in the UK. I put my case to a solicitor January 2021, and a Home Office get my biometrics 10th February 2021. My parents have passed away. My 3 sisters get married, and I am single here. Please, just advise what kind of case my sister put through Home Office. Can I get visa or not due to circumstances? I have no one in Pakistan. नदीम साहब, थैंक यू आपके सवाल का। आप कहते हैं कि जी आप पिछले 20 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन लगातार आप रह रहे हैं पिछले 12 सालों से, और आपने एप्लीकेशन सबमिट की है जनवरी 2021 में, और आप मुझे पूछें कि आपके क्या चांसेस हैं। अब मेरे ख्याल में आपके सिस्टर ने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन सबमिट की होगी कि आपको 20 साल से कम हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन आपके कोई टाइज नहीं हैं। अब इन केसेस में काफ़ी मुश्किल होता है वीज़ा में हासिल करना, क्योंकि होम ऑफिस का ये कहना है कि नहीं, हम नहीं मानते, आपने अपनी ज़्यादा ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी है, आप उर्दू बोल सकते हैं, पंजाबी बोल सकते हैं, आपके टाइज़ वहाँ हैं, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स यहाँ नहीं हैं, आपके दोस्त वहाँ हैं, और इस वजह से वो मोस्टली रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप साबित कर सकते हैं आपके पास बिल्कुल कोई टाइज़ नहीं है, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी अगर आपको वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान, फिर शायद इसमें कोई बात बन सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टर ने कौन-सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाई थी एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, मैं आपको तफ़सील में एडवाइस नहीं कर सकता। लेकिन आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है मेरे ख्याल में जनवरी 2021 में, आपके फिंगरप्रिंट्स हुए हैं फरवरी 2021 में। उम्मीद है कि आपको 6 माह के अंदर जवाब आ जाएगा, और जैसे ही जवाब आए
उसके बाद आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अगला सवाल है Al-Haji, thank you for your question and I will answer this in English because it seems that you are from an African descent. Al-Haji asks, hello chef, how are you doing? My name is Al-Haji. I'm living in London but I'm not legal. So I have my girlfriend here. She has settled status. She's from Poland. I need help. I don't know how I can get visa or get married to get a visa here. Al-Haji, thank you for your question. Given that you're in a relationship with a Polish national, you can now apply under two routes. If you, as a durable partner, for that you'll have to show that you have been in a relationship with your Polish partner for 2 years. You must have extensive documentary evidence which demonstrates that you and your partner have been in a relationship. For that, the advantage is you don't have to get married under a durable partner. If you marry your partner, you become husband and wives, spouses, then you do not have to show 2 years proof of living together. Even 6 months will suffice. However, the problem that I envisage here is the Home Office, because this application will now be considered under Appendix FM, they will ask you to demonstrate insurmountable obstacles or exceptional circumstances, and that's very difficult. Potentially, the best option may be for you to get married here in the UK or for you to go back to your home country. Your girlfriend goes back with you to your home country, you get married there, and then from your home country you apply for a spouse visa. And if you do that, I would expect you to be back in the UK within 2 or 3 months. So potentially that might be the best option for you. I would advise you to see your local solicitor who can then discuss the various options that may be available to you. Thank you very much for your question. अगला सवाल है शहजाद साहब की तरफ से. Hi, I'm on a spouse visa 5-year route. My extension is due this August. My wife, my sponsor, lost her job last year due to COVID. We have 11 months old baby. I am working with a gross annual income of 21,485. Last year, my wife applied for joint universal credit, but I was not eligible for this as I am under immigration control. But they have my details in joint claim. My wife's claim universal credit and child benefit as well. My question is, I meet the Home Office finance requirement. Does the benefits that my wife claimed affect my 5-year spouse visa route, or they will put me on the 10-year route because my sponsor claimed universal credit? Many thanks. शहजाद भाई, थैंक यू सो मच आपके सवाल का. आपने बताया कि आपकी वाइफ ने अप्लाई किया था आपके बिहाफ के ऊपर यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए जब आप 5-year रूट के ऊपर है एज अ स्पाउस, और अगर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे आपको अफेक्ट करेगा या नहीं. मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि फौरी तौर पर वो बेनिफिट को बंद कर दें. अगर आपकी वाइफ सिंगल क्लेम कर रही है अपने ओन राइट के ऊपर, उसमें कोई नुकसान आपको नहीं होगा, तो फौरी तौर पर उस क्लेम को बंद कर दें मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर आप क्लेम बंद कर देते हैं आपको वो पनिश नहीं करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको वो ग्रांट कर देंगे एक्सटेंशन. थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन. अगला सवाल आया है फरहान भाई की तरफ से एंड वो पूछते हैं, आई हैव स्पेंट मोर देन 5 years in the UK and I have ILR under EU settlement scheme as an EA citizen. I have never worked because I have some revenue from abroad and I have lived with family, so I don't have my own home. I have never taken benefits, but since I don't know, I do not have CSI. Can I get citizenship just with my bank statements? फरहान भाई ये सवाल पूछते हैं कि वो एक EU नेशनल है और उनको मिल गया indefinite leave to remain, लेकिन अब वो अप्लाई करना चाहते हैं नेशनलिटी के लिए. अगर उनका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होगा या उसको ग्रांट कर देंगे. अब याद रखें, अगर आप एक EU नेशनल हैं और आप पिछले 5 साल एंटर हुए थे यूके में, आपने सेटिस्फाई करना होगा कि आप 2016 रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहे थे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ यूके में एंटर हुआ हूँ 2015 में और जो EU सेटलमेंट स्कीम थी वो अनाउंस हुई थी मेरे ख्याल में 2019 में, जो पिछले 3 साल थे 15 तो लेकर 18, मुझे साबित करना होगा कि मैं टीटी राइट्स यहाँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ. अगर मैं काम नहीं कर रहा था उस दौरान, मुझे साबित करना होगा मेरे पास थी कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस. अगर मैं एक सेल्फ सफिशिएंट पर्सन था या अगर मैं एक स्टूडेंट था, मेरे पास CSI इंश्योरेंस होनी चाहिए. आपने मुझे बताया कि आपके पास नहीं थी. अब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे. होम ऑफिस की गाइडेंस कहती है कि अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस नहीं थी, फिर हम आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देंगे क्योंकि आप इमिग्रेशन रूल्स के ब्रीच में थे. लेकिन यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी आती है. होम ऑफिस की गाइडेंस कहती है कि अगर कोई एप्लीकेंट इमिग्रेशन रूल ब्रीच कर रहा था क्योंकि वो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, आप उस केस में डिस्क्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन को ग्रांट भी कर सकते हैं.
और वो एक मिसाल देते हैं कि अगर कोई एप्लीकेंट के पास कॉम्प्रिहेंसिव सिग्नेचर नहीं थी, हो सकता है होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को ग्रांट कर दे और हो सकता है होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दे। बेस्ट चीज़ ये होगी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले किसी सॉलिसिटर को मिल लें, जो आपको तफ़सील में गाइड कर सकता है कि किस तरह इस केस को रिप्रेज़ेंट किया जाए कि होम ऑफिस आपके हक़ में डिस्क्रेशन इस्तेमाल करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल फ़ेसबुक से है और अक्सर गिला होती है हमारे फ़ेसबुक बहन भाइयों से कि जी आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देते। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मैंने सबके जवाब दिए हैं, चाहे आपने मुझे यूट्यूब पर पूछा है, फेसबुक पर पूछा है या ईमेल के ज़रिए, मैं सबके जवाब दे रहा हूँ। और ये सवाल है लॉलस हंटर की तरफ से और वो कहते हैं कि आई केम टू द यूके इन 2014 ऑन अ Tier 1 entrepreneur visa and my wife and three children joined me on the same visa as my dependents in 2015. After spending 5 years in the UK, I got my ILR, but because my wife could not pass life in the UK test to apply for ILR, she only provided the English test and applied for FLRM spouse visa. And my three children are on the same visa as my wife. My question is, when will my three children be eligible to apply for ILR or register them as British citizen? My children are 7, 10, and 11 years old, and they were born abroad in UAE. Thank you. लॉला सेंटर साहब कहते हैं कि वो यूके में एंटर हुए थे 2014 और टियर 1 एंटरप्रेन्योर वीज़ा और 5 साल बाद उनको आईएलआर ग्रांट किया गया। उनकी जो वाइफ थी वो एंटर हुई थी 1 साल बाद 2015 में, लेकिन वो आईएलआर के लिए अप्लाई नहीं कर सकी क्योंकि वो लाइफ इन द यूके टेस्ट नहीं पास कर सकी। वो और उनके बच्चे अभी स्पाउस रूट के ऊपर हैं और वो पूछ रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो कब अप्लाई कर सकते हैं आईएलआर के लिए और नेशनलिटी के लिए। और इसका जवाब है कि जब तक आपकी वाइफ लाइफ इन यूके टेस्ट पास नहीं करती और अप्लाई नहीं करती वो इंडेफिनेट, आपको बच्चों को भी आईएलआर ग्रांट नहीं किया जाएगा अनफॉर्चुनेटली। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वाइफ लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर ले, उसके बाद आपके बच्चों को भी इन द सेम लाइन ग्रांट किया जाएगा लाइफ इंडेफिनिट रिमेन, और उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। अगर आपकी वाइफ लाइफ इन द यूके टेस्ट नहीं पास कर सकती, आप एग्जामिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसको कोई ज़हनी बीमारी है, कोई डिसेबिलिटी है जिस वजह से वो पास नहीं कर सकती, कोई लर्निंग डिफिकल्टी है, फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं होम ऑफिस से कि उसको एग्जामिशन दी जाए। मेरी एडवाइस आपसे होगी कि सिस्टर्स को मिल लें जो आपको गाइड कर सकता है कि आपकी वाइफ इस वेवर के लिए एलिजिबल है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। अगला सवाल है ज़ियाउर रहमान से और वो पूछते हैं कि इफ समवन हैज़ अ ब्रिटिश वाइफ बोथ लिविंग इन यूरोप, व्हाट्स द रिक्वायरमेंट्स नीडेड टू कम टू द यूके एंड बोथ register with the withdrawal agreement in Europe? Kindly discuss this in your next video. ज़ियाउर रहमान साहब, बहुत थैंक यू आपके सवाल का। मेरे ख्याल में आप और आपकी वाइफ जो ब्रिटिश नेशनल हैं, यूरोप में रह रहे हैं और आप सुरेंद्र सिंह के तहत एंटर होना चाहते हैं यूके में। अब यहाँ आपने सेटिस्फाई करना होगा कि ट्रांजिशनल एग्रीमेंट्स से पहले आप रह रहे थे इन यूरोप विद योर वाइफ, सो 31 दिसंबर 2020 से पहले आप रह रहे थे आपकी वाइफ के साथ यूरोप में और आपकी वाइफ टीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही थी। अगर वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करती हैं, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर ये फैमिली परमिट कि आप अपनी वाइफ को ज्वाइन करें यूके में। आपके पास डेडलाइन है 31 मार्च 2022 तक। तो इसके पहले आप अप्लाई कर लें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो ग्रांट कर देंगे ईयू सेटलमेंट स्कीम फैमिली परमिट। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हमारा आखिरी सवाल अरशद शाह की तरफ से है और वो पूछते हैं कि I've lived in the UK for the last 10 years. I came in 2000 in October on a visa, but I didn't go back. Please let me know, is there amnesty or can I make any other application? असद शाह साहब, बहुत थैंक यू आपके सवाल का। और वो पूछते हैं कि मैं पिछले 10 सालों से यूके में रह रहा हूँ। मैं एंटर हुआ था अक्टूबर 2011 में और उसके बाद मैं वापस नहीं गया और मैं लगातार रह रहा हूँ यूके में। अगर मैं कोई एप्लीकेशन सबमिट कर सकता हूँ और अगर एमनेस्टी के चांसेस हैं या नहीं। बहुत थैंक यू आपके सवाल का। अब असद शाह साहब, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था चंद हफ्तों पहले कि एमनेस्टी के चांसेस बहुत ही कम हैं क्योंकि अभी होम ऑफिस कोरोना के साथ डील कर रहा है और होम ऑफिस की जो पॉलिसी है वो है स्ट्रिक्ट पॉलिसी इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई एमनेस्टी ऐलान करेंगे। हो सकता है साल दो के बाद उनका स्टांस, उनका मौक़िफ़ बदल जाए और वो शायद कोई एमनेस्टी अनाउंस कर दें, लेकिन अभी नहीं लग रहा कि वो कोई एमनेस्टी अनाउंस करेंगे। अब क्योंकि आपके यहाँ 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए, आप एक ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम हैं क्योंकि होम ऑफिस के रूल्स कहते हैं कि आपको यहाँ 20 साल होने चाहिए रहते हुए, फिर जाके हम आपको वीज़ा देंगे। क्योंकि अभी आपके 10 साल हुए हैं, मोस्ट लाइकली 99% आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देंगे, अनलेस आप साबित कर सकते हैं कि आपको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना होगा अगर आपको वापस भेजा जाएगा टू योर होम कंट्री। अगर आप ये साबित कर सकते हैं, फिर बात इसमें शायद बन सकती है।
मेरी आपसे एडवाइस ये होगी कि अगर आपको एक फ़ी वेवर मिल सकता है, जहाँ आपकी होम ऑफ़िस की फ़ीस माफ़ हो जाती है £2600, फिर आप ज़रूर एक एप्लीकेशन सबमिट कर लें। क्योंकि इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर होम ऑफ़िस आपको एक दिन एनकाउंटर कर लेती है, आप काम कर रहे हैं या आप बाहर घूम रहे हैं और होम ऑफ़िस आपको पकड़ लेती है, अगर आपकी एप्लीकेशन होम ऑफ़िस में सिस्टम में है, होम ऑफ़िस आपको डिटेन नहीं कर सकती। ठीक है? फिर अब तब एप्लीकेशन डालें अगर आपको होम ऑफ़िस वेवर ग्रांट करती है। अगर आपको ग्रांट नहीं करती, फिर मेरा ख़्याल है कि आप एप्लीकेशन ना सबमिट करें, तो आपके पैसे ज़ाया जाएँगे। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। अगर आप मुझे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अगले हफ़्ते, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर थोड़ा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 075 01 01 01 01।